मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हुए हैं जगन्नाथ पाणिग्राही जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता। पाणिग्राही जी नमस्कार। नमस्कार सर। और आज चर्चा करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के बारे में। और चर्चा शुरू करने के पहले मैं जो हमेशा आग्रह करता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल को, DR पटेल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो पाणिग्राही जी, अभी पिछले जो विधानसभा चुनाव हुआ था झारखंड में, उसमें भाजपा को मिला था 25 सीट और वोट शेयर था 34%। झारखंड मुक्ति जी मोर्चा को मिला था 30 सीट और उसको वोट मिला था 19%। और कांग्रेस को मिली थी 16 सीट और उसका वोट शेयर था लगभग 14% के आसपास। और मैं अभी के जो चुनाव में, मेरा पिछले एक माह से मैं देख रहा हूं, विश्लेषण कर रहा हूं, तो झारखंड में पहली बार फुल फ्लैश मेजॉरिटी में बीजेपी आएगी। और बीजेपी को जो टोटल विधानसभा सीट है 81, मेरा विश्लेषण है, अनुमान है कि 45 से 48 सीट बीजेपी को क्लियर कट मेजॉरिटी मिलेगी। और जो सहयोगी दल हैं, आजसू को जो 10 सीट दिया गया है और लोक जनशक्ति पार्टी को 1 सीट और जेडीयू को 2 सीट, तो जो अन्य सहयोगी हैं एनडीए के, भाजपा के, उनको कम से कम 5 से 7 सीट मिलेगी। मैं मान रहा हूं सिंगल बीजेपी को 45 से 48 सीट और सहयोगी दलों को 5 से 7 सीट। और जो इधर अन्य जो विपक्षी दल हैं, उनकी सीटें बहुत कम होगी पिछले चुनाव से। तो पाणिग्राही जी, आपका क्या अनुमान है, क्या कहना है? धनीराम जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और आपका और हमारा डिस्कस इतना सटीक रहा है हरियाणा चुनाव में जी जी कि जी। पूरे दुनिया और देश के चैनल ये कह रहे थे कि हरियाणा में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। पर एक आप तरफा और हम चीजें जो विश्लेषण बढ़ में ये रही है। तय किए थे कि 100% भाजपा की सरकार बनेगी और फुल मेजॉरिटी से बनेगी, ये मैंने कहा था। और आप भी लगभग बिल्कुल मेरे बिल्कुल। बात से सहमत थे। पर जी बाकी जी। सारे विश्लेषक ये कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या होता है, कुछ विश्लेषक एसी रूम में बैठ के विश्लेषण करते हैं और इस प्रकार के रिजल्ट देते हैं। पर अपन जो फील्ड में जानते हैं कि जाके जो देखा है हमने और जो वहां का सिचुएशन हमने समझा है, उसके अनुसार हमारा जमीनी डिस्कस होता है, इसलिए हमारा डिस्कस सटीक बैठता है। मैं झारखंड के बारे में पूर्णतः आश्वस्त हूं कि झारखंड में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ, बल्कि 2/3 बहुमत की ओर अग्रसर होगा। इसका कारण है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ये चैनल में कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। इसके ठोस आधार हैं कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की क्यों फुल मेजॉरिटी की 2/3 बहुमत की ओर बढ़ती हुई सरकार बनेगी। आप कल्पना करें, पिछले बार भी झारखंड में वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का कम नहीं हुआ था, जबकि उस समय का परिस्थिति आप कल्पना करें भारतीय जनता पार्टी की। बाबूलाल मरांडी जी हमारे साथ नहीं थे, जो भारतीय जनता पार्टी के झारखंड बनने के बाद तुरंत हमारे मुख्यमंत्री बने थे। एक जनप्रिय नेता थे, वो किन्हीं राजी नाराजगी के कारण भारतीय जनता पार्टी से अलग थे। हमारे आदिवासी वर्ग में एक दुष्प्रचार कांग्रेस ने उस समय करने में सफलता प्राप्त की थी कि भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाई और आदिवासियों के साथ थोड़ा सा दुराव किया। ये दुष्प्रचार उन्होंने करने में भी थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त की थी। हम्म। परंतु उसके बाद उनकी सरकार बनी, वो भी कांग्रेस के साथ मिलीजुली सरकार बनी। और हम्म। कांग्रेस और सरकार मतलब भ्रष्टाचार का एक आलम। जहां जहां कांग्रेस की सरकार किसी भी सहयोगी दल के साथ बनी हो,
चाहे खुद की सरकार कांग्रेस की बनी हो, उन सरकारों में, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो, भ्रष्टाचार के पूरे पूरे मामले, और न केवल आरोप बल्कि सत्य सिद्ध हुआ है, तो कांग्रेस उससे बाज नहीं आ सकती। इसलिए झारखंड में जो भ्रष्टाचार का आलम हुआ इस 5 साल में, जिसके कारण मुख्यमंत्री को भी जेल जाना पड़ा, शिबू सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी को, हेमंत सोरेन जी को जेल जाना पड़ा। और आप एक बात ध्यान रखिएगा कि भारत के मतदाता सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, महंगाई हो झेल लेगा, आक्रोश व्यक्त करेगा, पर उसके दिल को बहुत ज्यादा कचोटेगा ऐसा नहीं है। वो अन्य किसी प्रकार की तकलीफें हैं सह लेगा, पर भ्रष्टाचार के मामले पर आप भारत के इतिहास निकाल कर देख लीजिए, स्वतंत्रता के बाद से जितने चुनाव हुए हैं, कोई भी सरकार यदि भ्रष्टाचार से संलिप्त पाई गई तो वो सरकार को बर्दाश्त नहीं करती भारत की जनता। आप, मैं ये सत्यता नहीं कहता, पर कर्नाटक में जब हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर भी इस प्रकार का आरोप लगा तो वहां की जनता भी हमारी सरकार को उस समय बदल दी। इस प्रकार जो भ्रष्टाचार का आरोप है, केवल आरोप को बर्दाश्त नहीं कर पाती जनता, तो जो सत्यता है, जिसके फैक्ट कोर्ट के सामने आ चुके, ऐसे मामले को कैसे बर्दाश्त करेगी। इसका ताजा उदाहरण मैं देता हूं। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर के चुनाव लड़े। अकेला चुनाव लड़ती है आम आदमी पार्टी विधानसभा तो 70 में 67 सीट जीत जाती है, केवल 3 सीट बचता है। लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े वो लोकसभा चुनाव, और दोनों के वोट प्रतिशत को मिला तो भाजपा कहीं नहीं टिकती थी। लेकिन इस बार आरोप था, इस बार आरोप ही नहीं बल्कि उनके सामने सत्यता आ चुका था कि भ्रष्टाचार से लिप्त है आम आदमी पार्टी, और कांग्रेस उसको सहयोग कर रही है। इसलिए दोनों मिलकर लड़ने के बाद भी एक भी सीट नहीं जीत पाए, पूरी की पूरी सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। मैं ये उदाहरण इसलिए दिया कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती है भारत की जनता। इसलिए जितने बड़े भ्रष्टाचार के मामले अभी झारखंड में आए हैं, वो किसी भी हालत में हमारे झारखंड के मतदाताओं को भ्रष्टाचार स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने रघुवर दास का है, बाबूलाल मरांडी जी के सरकार को भी देखा है, अर्जुन मुंडा जी के सरकार को भी देखा है, और इन तीनों सरकारों में एक भी आरोप भ्रष्टाचार के किसी के ऊपर नहीं है। विकास के मामले में तीनों सरकार एक झारखंड को ऊंचाई तक ले जाने का काम किया है, ये वहां की जनता स्वीकार करती है। और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के साथ प्लस जुड़ा है, वो अगर मैं आपको कहूं तो पिछले बार मैंने कहा कि बाबूलाल मरांडी हमको छोड़कर गए थे, इस बार वहां के मुख्यमंत्री सोरेन, जो अभी हमारे पार्टी में आए, जिनको मुख्यमंत्री पद से बेइज्जत करके हटाया हेमंत सोरेन के आने के बाद, क्या नाम उनका, क्या नाम, अभी जो हमारे पार्टी मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन के, हाँ, अभी भाजपा में शामिल हो गए हैं। चलिए ना वो, हाँ, वो सोरेन जी, उनके भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वो आदिवासियों के वहां के शेर कहे जाते हैं, टाइगर कहे जाते हैं, कोल्हान के शेर। उनके आने के बाद आदिवासी वर्ग में एक और जोश आया, और केवल वो नहीं, शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन हमारे पार्टी से चुनाव लड़ रही है। एक मुख्यमंत्री थे मधु कौड़ा, उनकी पत्नी आज हमारे साथ है। वहां की जो लीडरशिप है, पूरा लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों का रुझान है, और भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति के साथ चुनाव लड़ रही है, आप कल्पना नहीं करेंगे। शिवराज सिंह चौहान जी वहां के प्रभारी हैं, और हेमंत बिस्व शर्मा जी सह प्रभारी हैं। और इन दोनों डायनेमिक नेता के बारे में हिंदुस्तान का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इनके
प्रबंधन को कमजोर आंक सके। आज हेमंत बिस्व शर्मा जी ने एक बात और उठाया जो हिंदुस्तान के दिल के धड़कन को छुआ है। उन्होंने कहा डेमोग्राफी जो बदल रहा है उसकी कल्पना करें, आदिवासियों की संस्कृति को बदलने की जो षड्यंत्र चल रहा है उसको समझें। आप कल्पना नहीं करेंगे, आदिवासियों के परिवार में आदिवासी बेटी के साथ बांग्लादेशी मुसलमान आकर के, रोहिंग्या मुसलमानों को ला करके उनके साथ लव जिहाद शादी करा के उनके साथ उस परिवार को मिलाने का काम कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहे हैं। झारखंड में क्रिश्चियनिटी बढ़ रहा था, धर्म परिवर्तन करा रहा था, पर क्रिश्चियनिटी से भी ज्यादा इस सरकार में मुसलमान इस्लाम धर्म में परिवर्तन कराने का काम बड़े जोरों से कर रहे हैं। और इसलिए मैं विशेष रूप से ये कहना चाहता हूं कि इस बार चंपई सोरेन जी जो मुख्यमंत्री आए उनके कारण सीता जो सोरेन जी हैं वो आ गई हैं, इसलिए आदिवासी वर्ग में भी जनाधार बढ़ा है। और बाबूलाल मरांडी आज हमारे अध्यक्ष हैं, बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। बाबूलाल पार्टी की इकाई उनके नेतृत्व में काम कर रही है और इसलिए जो आदिवासी वर्ग है उनका मोहभंग जेएमएम से हुआ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। अभी मैं आपको बताऊं कि झारखंड में हजारीबाग मनीष जायसवाल जी सांसद जीते और कौन उसके लिए लगे थे, आप कल्पना करना, जो राष्ट्रपति के चुनाव लड़े विपक्ष की ओर से, यशवंत सिन्हा जी। वो कहते रहे कि मैं हजारीबाग और झारखंड से मनीष जायसवाल का राजनीति खत्म कर दूंगा, जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, जो कभी विदेश मंत्री रहा, जो कभी वित्त मंत्री रहा, जो झारखंड का सर्वमान्य नेता बनने के लिए एड़ी चोटी का प्रयत्न किया, वो व्यक्ति एक लोकसभा में पूरी ताकत से लगा रहा, लेकिन मनीष जायसवाल जी को वोट में परास्त नहीं कर पाए और काफी मतों से मनीष जायसवाल जी जीत कर गए। ये सिद्ध करता है कि झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आप तो 45 से 48 कह रहे हैं, मेरा मानना है 50 पार करेंगे और 50 से ऊपर सीटों से भारतीय जनता पार्टी आएगी। पिछले बार हमारा आजसू के साथ गठबंधन नहीं हो पाया था, आजसू अलग लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ी थी। आज आजसू हमारे साथ है, आजसू और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आजसू के वोट प्रतिशत को आप कम नहीं आंक सकते, उसका जो जनाधार है वो भी हमारे साथ आज है और हम दोनों मिलकर लड़ रहे हैं और गठबंधन के साथ, और सारे आदिवासी लीडर हमारे साथ हैं। इन सारे तथ्यों को देख करके ये सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी 50 से ऊपर सीटें लेगी, मेरा ये मानना है। पाणिग्राही जी, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा और ये जो कांग्रेस के नेता, ये जो ईडी के रेट जो पड़ रहा है, छापा पड़ रहा है, और जिसके कारण हेमंत सोरेन को जेल में जाना, तो ये बोल रहे हैं कि ये भाजपा की एजेंडा है और चुनाव हार रही। इसलिए मैं एक चीज बताऊं कि वोट फॉर नोट में शिबू सोरेन कोर्ट ने सिद्ध कर दिया है और वो जेल गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया हुआ है, सिद्ध हुआ है सुप्रीम कोर्ट तक। ये लोग बोलते हैं कि फंसाने के लिए राजनीतिक एजेंडा के तहत ये जो ईडी का रेट पड़ रहा है, छापा पड़ रहा है और हेमंत सोरेन को जेल भेजे, तो इसका तो उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, दोषी सिद्ध किया है शिबू सोरेन को नरसिंह राव के सरकार के समय। तो इनकी जो बातें हैं ये भी मेरे को हास्यास्पद लगता है। आपका क्या कहना है? पटेल जी, ये अगर ये समझती है विपक्ष या कांग्रेस या जो इंडी गठबंधन है वहां के लोग ये सोचते हैं कि भारत की जनता इन सारी बातों को समझती नहीं है, तो इनसे बड़ी गलतफहमी किसी ने नहीं पाला है। भारत के मतदाता, भारत के जनता, चाहे वो किसी प्रांत के हों, बहुत समझदार मतदाता है, बहुत ही जागरूक मतदाता है
और इसके माइंडसेट को, इनके दिमाग को कमतर आंकना खुद को कमजोर करना है। इस बात को भूल रहे हैं इंडी गठबंधन के लोग। आज सारी तथ्यों को, आज के जमाने में जब घर का 4 साल का बच्चा मोबाइल खोल के नेट में काम करता है, उस जमाने में अगर ये बोले कि लोग हम जो बोलेंगे उसको मान लेंगे और सत्यता को नहीं समझेंगे, हम सत्यता पर चद्दर ढक देंगे, हम सत्यता को ढक देंगे, ये अगर सोचते हैं तो उनकी मूर्खता है। आप कल्पना करें कि ये बात नहीं देख रही है देश की जनता कि लालू यादव सजायाफ्ता है और वो इंडी गठबंधन के मुख्य स्टेज पर बैठ जाता है और वो सर्वे सर्वा बन जाता है। शिबू सोरेन खुद आरोप तय हुआ है, उसके बाद वो नेता है, जेल जा रहा है। आपका आम आदमी का नेता केजरीवाल, तो वो केजरीवाल जेल में 4 महीना पड़ा रहता है, कोर्ट उसको जमानत नहीं दे रही है। मनीष सिसोदिया 1.5 साल तक जेल में है, वो जैन जेल में सड़ रहा है। ऐसे व्यक्तियों को कोर्ट जमानत नहीं दे रही है। ये सारी तथ्य जनता के सामने नहीं है, ये समझते हैं नहीं जान रहे हैं जनता। हेमंत सोरेन जी जेल गए, जेल में पड़े रहे, जमानत नहीं मिली, अभी लटपट जमानत मिला है। ये बात नहीं समझती है कि कोर्ट सारे तथ्यों को देख रही है और जमानत उनको कोई बरी नहीं किया है। ये कह के जमानत दिया है सबको जितने जमानत में है, चाहे वो राहुल गांधी जी भी जमानत में है, सोनिया गांधी जी भी जमानत में है। और ये कहते हैं ईडी सीबीआई ये उपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी उपयोग कर रही है तो कोर्ट में क्यों टिक रहा है? ये बात, कोर्ट तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, कोर्ट तो न्यायपालिका स्वतंत्र है। मान लो ये कहते हैं कि जांच एजेंसी को भारतीय जनता पार्टी सरकार में होने के कारण प्रभावित कर रही है। हाँ, हम मान लो प्रभावित करके किसी के विरुद्ध केस हमने पेश किया, तो हम सरकार के पास या मोदी जी के पास या अमित शाह के पास तो जांच एजेंसियां पेश नहीं कर रही है, उसको पेश कर रही है कोर्ट में। कोर्ट में जज बैठा है और जज उस सारे बात को देख के उसको जमानत देना नहीं देना, आरोप तय करना नहीं करना, ये कोर्ट का काम है। तो कोर्ट को भी हम प्रभावित कर रहे हैं, चुनाव आयोग को भी हम प्रभावित कर रहे हैं और मतदाता को भी हम प्रभावित कर रहे हैं, और कुछ नहीं हुआ तो ईवीएम ही गलत है। मतलब ये जो बातें करते हैं विपक्ष के लोग, इस बात को जनता समझती है। एक सुंदर सिंह भंडारी जी हुआ करते थे, हमारे वरिष्ठ नेता, दिल्ली वो हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में जब बात रखते थे तो कहते थे कि हम लोग गलतफहमी में जी रहे हैं कि जनता कुछ नहीं देख रही है। एक बहुत बड़ा दर्पण मिरर लगा हुआ है हर चौक में, उस चौक से गुजरते हो तो तुम्हारा चेहरा उस मिरर में दिखता है जनता को। जनता अदृश्य मिरर लगा कर रखी है हर जगह, जो आपके चेहरे को देखता रहता है। आप क्या कर रहे हो, कैसा आचरण कर रहे हो, कैसा व्यवहार कर रहे हो, ये जनता देखती है। जनता कहती नहीं है, चुप रहती है, पर जब मतदान का समय आता है तो मतदान में आपके चाल और चरित्र पर मुहर लगाती है। ये उनका शब्द रहता था, मुझे सटीक लगता है। और ये सारे रिजल्ट भी बताते हैं कि जनता हर बात को देख रही है। आज ईडीआई अगर कार्रवाई कर रही है, मैं कहता हूं ममता बनर्जी कह रही है ईडी को, अरे पार्टी के घर से लेके वो नोट का पहाड़ हम खड़े किए थे, क्या उसके घर से मिल रहा है? ममता बनर्जी के नेताओं के घर से नोट का पहाड़ मिल रहा है। जिसके यहाँ छापा पड़ रहा है उसके यहाँ करोड़ों के नोट मिल रहे हैं। कांग्रेस का एक सांसद झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार में वो साहू करोड़ों के नोटों का बंडल, 300 करोड़। आपके वो इत्र के व्यापारी उत्तर प्रदेश में, अरे भैया क्या कर रहे हैं? और हजारों करोड़ की जो जब्तियां हुई हैं, वो पैसे कहां से आए? ये सारे तथ्य जनता जानती है और इसलिए इन थोथे बातों पर जनता नहीं आनी है। आप रिजल्ट देखिएगा, हरियाणा ने लोगों को दिखाया है। और एक बात कहूं, जिस सत्यता को लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये विपक्ष के लोग आज भी तुष्टिकरण की नीति और रोहिंग्या और इनके वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाकर उनके वोट से जीत जाएंगे सोच रहे हैं। जनता जागरूक हो चुकी है और एक अगर ये तुष्टिकरण की नीति अपनाएंगे और विदेशी बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या
का महिमा मंडन करने लगेंगे तो हिंदुस्तान की जनता भी एकजुट होगी। हिंदुस्तान की जनता एकजुट होकर के इन विदेशी ताकतों के साथ खेलने वाले। आज चीन पीछे हटा, दुनिया हतप्रभ है, दुनिया हतप्रभ है कि बिल्कुल क्या बिल्कुल। मोदी जी का करिश्मा कि चीन जैसा राष्ट्र जो कभी पीछे नहीं हटा किसी से, अमेरिका से पीछे नहीं हटता जी, अमेरिका के साथ टकराने को तैयार रहता है। वो अपने सैनिकों को वापस भेजा, उसके सैनिक जो डटे थे वहां बॉर्डर में, एलएसी में, वहां से अपने और वापस लौट गए। टेबल में बैठ के सी जिनपिंग मोदी जी के साथ समझौता करता है। मोदी जी के और सी जिनपिंग के बैठक के दृश्य आप देखिए। सी जिनपिंग के चेहरे पर कभी आपने मुस्कुराहट नहीं देखी होगी, पर उस दिन की समिट में, उस दिन की बैठक में मुस्कुराता हुआ सी जिनपिंग को दुनिया ने देखा। ये हम्म। करिश्मा यदि कोई कर सकता है तो मोदी जी कर सकते हैं। इस बात को जनता नहीं जान रही है। देश की सुरक्षा, आज हम आत्मनिर्भर बन गए हैं सुरक्षा के मामले में। हमारा देश आज हजारों करोड़ का अस्त्र शस्त्र निर्यात करता है। कल हम खरीदने वाले देश थे, आज हम बेचने वाले देश हैं हथियार। ये दुनिया नहीं देख रहा है। 10 बिल्कुल। साल में भाजपा ने क्या किया। अर्थव्यवस्था के मामले में हम 5वें पायदान पर पहुंच गए थे, बहुत जल्दी तीसरे पायदान पर आ जाएंगे। दुनिया में केवल 2 देश हमसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में आगे होगा, हम तीसरा देश होंगे दुनिया के। 196 देश हैं दुनिया में, और जब हम तीसरी अर्थव्यवस्था होंगे तो कल्पना कीजिए देश किस ऊंचाई पर जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के और मामले चीन में, के बाद। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आज कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस के विदेश मंत्री, कांग्रेस के रक्षा मंत्री संसद पर बोले थे ये बात कि हम चीन के बॉर्डर के पास सड़क नहीं बना सकते क्योंकि चीन सेना सरलता से हमारे ओर आ जाए। ये कोई नीति होती है? हमारे सेना को जाने के लिए तकलीफ होगा, हम रोड रास्ता नहीं बनाएंगे। वहां के लोगों को आने जाने के लिए तकलीफ होगा, हम रास्ता नहीं बनाएंगे क्योंकि चीन की सेना घुस आएगी। ये बयान देने वाला विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से देश की जनता सवाल करती है, भाई साहब कि हमारी हमारी सेना के ऊपर तुम क्या, एक हमारी सेना के ऊपर तुम प्रश्न चिन्ह लगाते हो कि भारतीय सेना के रहते हुए भारतीय सेना के रहते हुए चीन घुस आएगी। और आज इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम जो सड़क बनाए हैं कोई जाकर दिखे, हमने जो टनल बनाया है वो जाकर के कोई देखे। आज भारतीय सेना के सामने चीनी सेना को झुकना पड़ा, समझौता के टेबल पर आना पड़ा और चीन को वापस जाना पड़ा। आज कनाडा से हमने अपने राजनयिक बुला लिया, उनके राजनयिकों को वापस कर दी। बात नहीं हो सकता, तुम अगर हमारे यहाँ के आतंकवादियों को प्रश्रय दोगे, भारत के ऊपर अनर्गल आरोप लगाओगे तो नहीं चलेगा। आज जस्टिन ट्रूडो की क्या हालत है। बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका, वो निकट जिसे कोई भी चुनाव। देश आंख नहीं दिखा सकता, उसे ये कहने का हिम्मत कि हम तेल खरीदेंगे क्योंकि हमारे देश का हित है, कम दर पर हमको रूस से तेल मिल रहा है तो हम रूस से तेल खरीदेंगे, कोई बोल सकता था? आंख दिखाने की ताकत यदि किसी में है तो मोदी जी में। ये बात देश की जनता नहीं देख रही है। ये सारे बिल्कुल तथ्य बिल्कुल। हैं। हाँ, आप कुछ दिन संविधान बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे कि झूठी प्रचार करके एक बार लोगों को बरगला सकते हो। बार बार काट की हंडी नहीं चढ़ती तुझी बार। इस प्रकार की बात करने वालों को हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के मतदाता ने सबक सिखा दिया है। महाराष्ट्र और झारखंड, इन दोनों चुनाव में देखिएगा भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आएगी। पाणिग्राही जी, ये पिछले 19 का जो चुनाव था उसमें मेरे को हार के कारण जो 3-4 बिंदु जो अभी बीच में चर्चा भी हुआ। एक तो आदिवासी मतदाताओं को झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन ने गुमराह किया और 80% आदिवासी मतदाता भाजपा के विरुद्ध में वोट दी थी। और ये जो धार्मिक डेमोग्राफी है, समीकरण है झारखंड में, 15% मुस्लिम है, 4% क्रिश्चियन है। तो उनका तो वोट मिला ही नहीं मिला पिछले 19 के चुनाव में।
आदिवासी मतदाता जो 26% लगभग हैं झारखंड में, उनका भी 80% वोट नहीं मिला। उसके कारण पिछले चुनाव में हार हुआ था। एक कारण और भी था कि आजसू से चुनावी गठबंधन नहीं हो पाया था, उसका भी कारण था। आजसू ने लगभग 80% सीटों में चुनाव लड़ा था और हर सीट में उनका 8,000, 4,000, 10,000, 15,000 वोट था। हालांकि सीट उनको मात्र एक सीट मिला था। अभी आदिवासियों में जो बाबूलाल मरांडी जी का नेतृत्व है, और भाजपा ने स्पष्ट कहा है कि स्थानीय लोगों को नेतृत्व दी जाएगी। स्थानीय सब हैं, सब थे, लेकिन आदिवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी, अघोषित रूप से भाजपा का कहना है। और भाजपा ये मान के चल रही कि बाबूलाल मरांडी जी अघोषित माने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। ये मीडिया के में दिखता है, हर जगह दिखता है। आपको क्या लगता है, बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री बन पाएंगे, बनेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है कि हमारे विधायक दल के लोग बैठेंगे और सब मिलकर के निर्णय करेंगे, पर झारखंड के लोगों के मन के मुताबिक, झारखंड के मतदाता के इच्छा के अनुरूप एक लोकप्रिय व्यक्ति ही भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। और हमारे यहाँ सारे मजबूत लोग हैं, पर जहां वहां की जनता जिस पर रजामंदी व्यक्त करती है वही हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। किसी एक व्यक्ति के नाम पर हम चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, पर निश्चित रूप से चुनाव के बाद जो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और उसके जो विधायक आएंगे वो विधायक बैठ करके इसका निर्णय करेंगे। पर निश्चित रूप से ये बात तय है कि जनप्रिय लोकप्रिय नेताओं की उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती, ना नहीं करेंगे। उनके ऊपर विशेष रूप से लोगों का भी आशीर्वाद जिनके ऊपर रहेगा होगा। रही बात पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कमजोर प्रदर्शन की, आपका आकलन से मैं सहमत हूं कि पिछले बार आदिवासी वोटर हमसे थोड़ा सा दूर गया था, पर बहुत दूर नहीं गया था। अब वोट का प्रतिशत देखें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, पर जो आजसू ने हम हर सीट में लड़ करके कुछ वोट काटा, जिसके कारण मतों के कुछ अंतर से झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत गई थी। पर इस बार आजसू भी हमारे साथ है, बाबूलाल मरांडी भी हमारे साथ हैं, चंपई सोरेन भी हमारे साथ हैं, सीता सोरेन भी हमारे साथ हैं, अर्जुन मुंडा जी, रघुवर दास जी, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं और एक एक सीट का माइक्रो मैनेजमेंट करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। इस चुनाव में छठी का दूध कांग्रेस और जेएमएम को आएगा। आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि 2/3 बहुमत की ओर बढ़ती हुई दिखेगी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा आकलन तो जो मैं बता दिया हूं कि बीजेपी को 45 से 48 सीट, और अन्य जो सहयोगी हैं आजसू और लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, उनको 5 से 7 सीट। मतलब अभी तक के चुनाव में, अभी तक के इतिहास में भाजपा को सिंगल फुल फ्लैश मेजॉरिटी नहीं मिली है। पहली बार होगी अभी झारखंड में, मेरा जो आकलन है। और आप भी उसी से सहमत हैं, बल्कि आप तो और ज्यादा बोल रहे हैं। 45 निश्चित सीट रूप तो से, बीजेपी की आएगी ही आएगी। निश्चित रूप से तो अपन जी 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 100% पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। हाँ। और पिछले हमने विश्लेषण किया था हरियाणा में, वैसे डीप विश्लेषण जातीय समीकरण और रणनीति के बात किया था, जिसमें आप और हमने चर्चा किया था कि दलित वोट जो पिछले चुनाव में 30% मिला था, मैं बोला था कि अगर 50% दलित वोट मिल गया हरियाणा में और जो रणनीति है वो सफल हो गई तो 50 के आसपास सीट होगी। आपने भी बोला था कि 50 से ऊपर जाएगी, वही हुआ, 48 सीट आई। और मैंने बोला था कि कांग्रेस को 37 से 38 सीट, तो 37 सीट मिला कांग्रेस को। तो ये डीप विश्लेषण किसी भी चैनल ने नहीं किया था। सभी लोग बोल रहे थे कि 2/3 से अधिक बहुमत से कांग्रेस वोट प्रतिशत की अंतर बता रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया। 5 से 7%, माने 5 से 7% वोट परसेंट बीजेपी की कम रहेगी। लेकिन आज देखिए हरियाणा की जो चुनाव हुई है उसमें हम 1% अधिक वोट मिला है।
मतलब बिल्कुल आपके बीजेपी को 1% अधिक मिला है, और हम जो सोच रहे थे वो सही सिद्ध हुआ, कश्मीर में भी सही सिद्ध हुआ। तो 100%। ये विश्लेषण करने वालों को भी जमीनी स्तर को समझ के करनी चाहिए। और आपने पानीग्राही जी समय दिया, आपको धन्यवाद, और सभी व्यूअर्स को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार भाई।